वित्त मंत्री साहिबा जो है वो वित्त मंत्रालय पहुंच गए हैं। कुछ ही देर में आरेंद्र यहाँ पर जो बजट को तैयार करने वाली टीम है उसके साथ एक फ़ोटो अब भी होगा और हम जानते हैं कि किस तरह से गोपनीय तरीके से बजट की तैयारी होती है, किसी से मिलने नहीं दिया जाता। तमाम जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं बहुत गोपनीय तरीके से उस पूरी प्रक्रिया को रखा जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात का कार्यक्रम होगा, एक औपचारिक का बजट की मंजूरी लेंगे वित्त मंत्री। इसके आगे का भी कार्यक्रम हम आपको बताएंगे, लेकिन कई ऐसी अहम खबरें भी हैं हमारे इस खास पेशकश में जो आप तक पहुंचाना जरूरी है। बिल्कुल, और बात जीएसटी की करते हैं कि इस बीच एक और अहम खबर आई है कि देश में जीएसटी कलेक्शन जनवरी महीने में 1,72,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। जीएसटी कलेक्शन इकोनॉमी की मजबूती का संकेत होता है और जीएसटी कलेक्शन बढ़ने से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में तेजी बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष में यह तीसरा महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1.7 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि जनवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन में सालाना आधार पर 10.4% का इजाफा हुआ है और यह किसी एक महीने में अब तक का दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जनवरी 2024 में सरकार को 1,72,129 करोड़ रुपए जीएसटी कलेक्शन मिल चुका है। वहीं पिछले साल जनवरी 2023 में सरकार को 1,55,922 करोड़ रुपए का जीएसटी रेवेन्यू प्राप्त हुआ था। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 के बीच कुल जीएसटी कलेक्शन सालाना आधार पर 11.6% बढ़ा है। इन 10 महीनों में जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा एक साल पहले 14.96 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 16.69 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह 12वां महीना है जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक बना हुआ है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल 2023 में अब तक का सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन 1.87 लाख करोड़ रुपए हुआ था। तो बजट को लेकर जो व्यापारी वर्ग है उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, आइए सुनते हैं। 2023 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बहुत अच्छा रहा, जिसमें हम लोगों ने 46% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी और लगभग 15 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिके। 2024-25 का जो बजट आ रहा है उससे हमें काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो इस सेक्टर को और आगे बढ़ाएंगी। सबसे पहले तो जो सब्सिडीज़ हैं और जो टैक्स इंसेंटिव्स हैं वो कंटिन्यू रहने चाहिए। इस साल के बजट में गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आईटी स्टार्टअप और आईटी स्किल के ऊपर फोकस करना चाहिए। आईटी इंडस्ट्री में कोई भी नई कंपनी को स्टेबल होने में मार्केट में 4 से 5 साल तक का समय लग जाता है। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट की तरफ से कम 5 साल टैक्स से राहत मिले तो उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी। बजट में फाइनेंशियल इंक्लूजन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक निकल के आएगा, जिसकी वजह से एमएसएमई सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और इस चीज़ के लिए फिनटेक और बैंक की और मजबूत पार्टनरशिप की ज़रूरत है, जिसकी वजह से बैंक एक न्यू एज टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर पाए फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो लगातार व्यापारी वर्ग भी उम्मीदों से भरा हुआ है कि किस तरह से उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है ये बजट। हमारे साथ लगातार ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं, नवीन माधवा साहब हैं, राहुल गुप्ता जी हैं, एसपी शर्मा साहब भी जुड़े हैं। एसपी शर्मा साहब, क्योंकि यहाँ पर तमाम जब हम सेक्टर्स का जिक्र करते हैं इसमें रेलवे का मैं जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि हम जानते हैं कि रेलवे को मर्ज कर दिया गया है आम बजट के ज़रिए और अगर हम पिछली बार की तुलना करें तो 2.4 लाख करोड़ का आवंटन किया गया था। लेकिन जिस तरह से स्मार्ट रेलवे स्टेशंस की जब हम बात करते हैं, उनके कायाकल्प का जिक्र किया जाता है, तमाम नई ट्रेन्स चलाने की बात है जिसमें हमने वंदे भारत जो लगातार जिनकी जो संख्या उसमें इजाफा किया जा रहा है, क्या इस बार रेल बजट में हम कुछ नया और आवंटन देख सकते हैं, ख़ास तौर पर नई ट्रेन्स के मुतालिक? एसपी शर्मा जी। हमें स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं कि रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, इन चारों चीजों को खास तौर से ध्यान देना होगा, क्योंकि इससे हमारी जो कनेक्टिविटी है, जो लॉजिस्टिक्स है, वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ना चाहिए। और सरकार ने बहुत ही तेज गति से उसमें काम भी किया है। जैसे आपने बताया कि वंदे भारत और बहुत सारी ट्रेन शुरू की हैं पिछले 7-8 वर्षों में ही। बहुत सारी ट्रेन को आगे बहुत सारे शहरों के साथ जुड़ा गया है और तेज गति की गई है अर्थव्यवस्था की। और हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी काफी अभी कम हो गई है। जो पहले हम 14-15% बताते थे कि
जीडीपी का जो परसेंटेज है लॉजिस्टिक कॉस्ट का, वो 14-15% जो है हमारे कॉस्ट उसमें आ जाती है, तो वो कम होके 9-10% के ऊपर आ गई है। सरकार के जो प्रयास है, जो कनेक्टिविटी के प्रयास हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के प्रयास हैं, वो काफी उत्तम रहे हैं और इससे देश को काफी गति मिली है। और सरकार ने जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के से जब से काम शुरू किया है, जब सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रावधान किए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और उसके साथ गति शक्ति को आगे सरकार फोकस में लेके आई और बहुत सारे मिनिस्ट्रीज को आपस में कनेक्ट किया कि ज्यादा से ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो और ज्यादा से ज्यादा जो तेज गति से काम हो पाए, और जो हम परियोजनाएं लागू करने जा रहे हैं उसमें एसपी शर्मा बहुत जी, हम जल्द आपको रोकना चाहेंगे, कुछ और रिएक्शंस आ रहे हैं, आइए एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद वापस आपके पास आते हैं। अच्छी स्थिति में है। 7.3% का जो विकास दर है वो आने की संभावना है। तो मेरे अनुसार सरकार जो है पिछले सालों में जो की है उसी को आगे बढ़ाएगी, और कुछ एक कदम हो सकता है पीएम किसान में जो उसकी लागत है वो 6,000 से करीब 8,000 तक बढ़ाया जाए। इसके अलावा नारी माने फीमेल्स के लिए कुछ हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है जो जैसे अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का जो रिपोर्ट आया था उसमें जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो काफ़ी अच्छी बढ़ी है, और तो इसको और प्रोत्साहन देने के लिए, नारी शक्ति को और बढ़ावा देने के लिए उसमें भी कुछ कदम लिए जा सकते हैं। ओवरऑल मैं ये देखता हूँ, मेरा अनुमान है कि एक्चुअली जो अच्छे कदम लिए गए हैं पिछले सालों में उन्हीं को दोहराया जाएगा। सर, आईएमएफ ने एक ग्लोबल फोरकास्ट भी इशू करा है जिसमें दिखाया गया है कि ग्लोबल दर जो है वो बढ़ रहे हैं, रेजिलियंस दिखा रही है कंट्री। क्या रीजन है इसका सर, जो डिस्पाइट इतने सारे इश्यूज होने के बाद भी इस तरह का ग्लोबल फोरकास्ट आ रहा है? तो यदि आप देखें कि पिछले 2 सालों में जब महामारी के कारण और उसके बाद फिर जो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध चला, उससे सप्लाई साइड में काफ़ी सारे कठिनाइयाँ आई थी। वो कुछ कठिनाइयों में वो कठिनाइयाँ कम हुई हैं अभी, और उसके चलते जो है इन्फ्लेशन जो है, ग्लोबल इन्फ्लेशन, वो उसमें कमी आई है। और इससे जो आप फेडरल रिजर्व ले लें या फिर जो ईसीबी जो यूरोप में सेंट्रल बैंक है, उन्होंने मेरा अनुमान है कि वो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम करेंगी, और इंटरेस्ट रेट्स कम करने से जो हमारे मतलब जो एडवांस नेशंस होते हैं, विकसित देशों में, उनमें कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों जो हैं इंटरेस्ट रेट्स पे काफ़ी निर्भर करता है। भारत में जैसे कि इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट्स पे निर्भर करता है, कंजम्पशन उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन विकसित देशों में दोनों कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, तो क्योंकि इन्फ्लेशन कम होने की संभावना है और इंटरेस्ट रेट्स जो है कम होंगी, तो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन थोड़ी बेहतर रहेगी, इसीलिए जो रेजिलियंस है वो दिख रहा है। सर, इंडिया के लिए बहुत खुशखबरी दी है, आईएमएफ ने बोला है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इंडिया, ब्राइटर स्पॉट है, बाकी कंट्रीज की फिर भी दर कम है और इंडिया की बहुत ज़्यादा है। क्या कहना है इसके बाद, और क्या रीज़न है कि इंडिया एक अलग से निकल रहा है? इस पे तो मैंने कई बार कहा है, वैसे जब कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, यदि विकास दर को देखें तो आपको ध्यान होगा जब महामारी का दौर चल रहा था, जब बहुत कम लोग ये विश्वास कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि 7% से ज़्यादा विकास दर आएगा, और वैसे ही आया है। पिछले 3 सालों में पहले करीब 9.5% जो आया था, उसके बाद फिर 7.2% और इस साल 7.3%। तो हमने जो महामारी के समय में जो नीतियां अपनाई थी, जो सप्लाई और डिमांड का जो मिश्रण करके, और डिमांड में भी जो बहुत ही सटीक जो टारगेटिंग की गई थी, उसके कारण खर्च उतना नहीं हुआ, लेकिन लोगों को काफ़ी, जिनको ज़रूरत थी उनको लाभ पहुंची, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है काफ़ी बढ़ाई गई है, करीब 3.5 गुना बढ़ी है। तो इन सब के चलते, अच्छी नीतियों के चलते भारत का जो भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी अच्छी सुदृढ़ स्थिति में है, और ये आईएमएफ को और बाकी सबको एक्चुअली साफ दिख रहा है। और सर, जैसे आजकल हम क्राइसिस देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, यूक्रेन के ले लीजिए, अभी इसराइल हमास का ले लीजिए, पायरेसी भी बढ़ गई है। इस सिचुएशन में इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस तरह की सिचुएशन? यदि आप इसको अर्थशास्त्र की दृष्टि से समझें
तो जीडीपी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कंजम्पशन होता है, आपका इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट की जो खर्च होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, और नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स को घटाकर, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो इसमें जो दो मूल जो आइटम्स हैं, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये तो उतना ग्लोबल फैक्टर्स में उतना ज़्यादा निर्भर नहीं करता, और ये काफ़ी डोमेस्टिक जो हमारी घरेलू जो स्थिति है उसी पे निर्भर करता है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों, एक्चुअली कंजम्पशन उतना अच्छा नहीं लेकिन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा कर रहा है। जैसे आप देखेंगे कि जो NSSO की डेटा आई थी, इन्वेस्टमेंट करीब 10% अभी वृद्धि हुई है, कंजम्पशन 4.5% करीब आई है। और मेरा ये कहना है कि जैसे आपको ध्यान होगा 2018-19 की जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें हमने थीम जो लिखा था, वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन जनरल। तो इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है तो उसका थोड़े दिन बाद कंजम्पशन पे अच्छा असर आता है। तो इसीलिए भारत में जो है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों, मेरा जो आंकलन है कि आगे चल के अच्छा चलेगा। इसके अलावा थोड़ा हमारे एक्सपोर्ट्स पे असर पड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपोर्ट्स पे, क्योंकि जो वैश्विक स्थिति थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे कि इस साल जो है वैश्विक स्थिति सुधर रही है, तो इससे एक्सपोर्ट्स पे भी मुझे लगता है कि अच्छा असर पड़ेगा। तो कुल मिला के एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन जो कि भारतीय हमारे कारणों पे निर्भर करती है वो तो अच्छा कर रही है, और एक्सपोर्ट भी यदि अच्छा करेंगी तो हमारी अर्थव्यवस्था और अच्छे विकास दर दर्ज करेगी। सर, क्या हम अभी कह सकते हैं कि हम कोविड के इम्पैक्ट से बिल्कुल बाहर आ गए हैं? हाँ, इंडिया और ग्लोबल इकोनॉमी दोनों? ग्लोबल इकोनॉमी अभी पूरी तरह से उभरा नहीं है, क्योंकि जो कोविड में जो खर्च की गई थी उसके कारण जो इन्फ्लेशन आया था, और इन्फ्लेशन को उसको कम करने के लिए जो है इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी बढ़ाए गए हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट्स अभी कम नहीं हुई हैं। इसके विपरीत यदि भारत में देखें तो भारत में इन्फ्लेशन तो काफ़ी कंट्रोल में चल रहा है। थोड़ी बहुत जो है पॉलिसी रेट जो इंक्रीज कर गई वो भी और कम हो सकती है आगे चल के, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो जैसे फिस्कल डेफिसिट है उसको भी कम घटाया जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट अच्छी स्थिति में है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। तो ओवरऑल भारत जो है, और वैसे आप जैसे अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स देखें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, वर्क पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सारी जो है महामारी के पहले के दौर से एक्चुअली कम हो चुकी है या फिर बेहतर स्थिति में है। तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि भारत पूरी तरह से महामारी से उभर चुका है। AI का बड़ा इम्पैक्ट बताया जा रहा है, लोग बहुत परेशान हैं ये सोच के कि उसका रोल नेगेटिव हो सकता है, सारी जॉब्स ले जा सकता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। आप किस तरीके से देखते हैं? ये अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसमें मैं अभी कुछ चंद दिनों में काफ़ी रीडिंग कर रहा था। MIT के दो प्रोफेसर हैं, डैरिन अचिमोग्लू और डेविड ऑटर, जिन्होंने इस पे काफ़ी काम किया है। तो इसमें ये एक्चुअली हमें समझना, दो पहलू हैं जिसको हमें समझना चाहिए। एक, वो ये बताते हैं कि यदि आप जो नैरेटिव्स हैं AI को और ऑटोमेशन को लेके, उसमें या फिर बहुत ही भय से नैरेटिव होते हैं, या फिर कभी कभी एक्चुअली अरे कुछ नहीं होगा, मतलब दोनों एक्सट्रीम। लेकिन उनका जो अनुमान है, और अच्छा शोध करके उन्होंने अनुमान लगाया है कि ओवरऑल जो असर है इसका करीब 8% से 10% ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी कि जो काफ़ी जो भय वाले जो सिनारियो लोग बोल रहे हैं उतना भय वाला नहीं होगा। ये पहला पहलू। दूसरा पहलू ये कि एक्चुअली आपको हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो ऑटोमेशन है और टेक्नोलॉजी का जो असर है, ये पिछले करीब 2.5 शताब्दियों से चल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, आप लोगों ने देखा नहीं होगा लेकिन मैंने देखा है। दिलीप कुमार साहब की एक बॉलीवुड की मूवी है नया दौर, यदि आप उसको देखेंगे तो उसमें एक्चुअली दर्शाता है कि दिलीप कुमार जी जो है टांगा चलाते हैं, और एक बस आती है, तो बस और टांगा में एक्चुअली एक रेस होती है। तो ये टेक्नोलॉजी और लेबर की रेस है। तो करीब, और वो 50 की दशक की मूवी है, उसमें भी ये जो टेंशन है बताई गई है। तो पिछले 2.5 शताब्दी में ये एक्चुअली चला जा रहा है, और लोग ये बताते हैं अरे अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई, ऑटोमोबाइल आई, तो एक्चुअली सारे नौकरी जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। वैसे ही आप यदि ATM देखें, ATM जब ATM आए तो एक्चुअली लोगों को लगा बैंक वाले टेलर्स को टेलर का जॉब चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि यदि आप पूरी तरह से देखें, यदि विश्लेषण एक संपूर्ण तरह से यदि एक्चुअली उसको आप विश्लेषण करें तो नौकरियां बदलती हैं। जो टेलर के काम कर रहे थे वो एक्चुअली अब कुछ और काम कर रहे हैं।
लेकिन नौकरियां गई हैं बहुत ज़्यादा से, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये दूसरा पहलू है जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो जो भय वाला, जो काफ़ी सारे लोग वो मेरे अनुसार उन्होंने अच्छी सही तरीके से पढ़ा नहीं है, और जिसको उतनी मतलब शोध पे उन्होंने देखा नहीं हो तो उनको ज़्यादा भय लगता है। लेकिन मैं अच्छे से पढ़ के बता रहा हूँ कि इसमें जो है काफ़ी सारा जो भय वाला जो नैरेटिव्स है उसको हमें उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इतना भय का विषय है। सर, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो इससे रिलेटेड होगा कि आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमीज और इंडिया किस तरीके से ध्यान रखे, जिस तरीके से इश्यूज आ रहे हैं अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, और क्या क्या कंसर्न आपको दिखते हैं क्या आगे? देखिए, मैं कंसर्न्स तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मतलब भारत जो है काफ़ी अच्छा सिचुएशन में है, लेकिन हमें जो है काम जारी रखना है। मेरा ये मानना रहता है कि जब आप तेज़ दौड़ रहे हो एक्चुअली, और यदि परिस्थिति अच्छी है तो और तेज़ दौड़ो। इम्पेशंस मुझ में रहती है एक्चुअली विकास दर के लिए। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में हमने जो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स जो किए गए हैं उसको और सुदृढ़ बनाए एक्चुअली। जैसे लेबर लॉ बिल जो है वो पास हुई थी 2020 में, उसका जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन रूल्स जो हैं उसको एक्चुअली राज्यों के साथ जो बातचीत करके उसको एक्चुअली लागू कराया जाना चाहिए, और तेज़ी से करा जाना चाहिए, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग नौकरियों पे एक्चुअली काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। इसके अलावा जो पावर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, पावर सेक्टर में जो कुछ सब्सिडीज़ हैं उस पर ध्यान दें, ताकि जो वाटर डिप्लीशन जो होता है वो एक्चुअली वो ना हो उतना। वैसे ही स्मार्ट मीटर को जो लगाना है राज्यों में, स्मार्ट मीटरिंग, उस पर अच्छा काम और आगे होना चाहिए ताकि जो पिल्फरेज है वो कम हो जाए। वैसे ही जो लॉजिस्टिक्स में अच्छा काम हो रहा है अभी, उसको भी आगे बढ़ाएं ताकि ये सब मिलजुल के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फर्म्स जो हैं हमारी, उनकी कॉस्ट है वो कम होगी, और जब उनकी कॉस्ट कम होगी तो एक्चुअली जो विश्व में जो बाकी कंपनियां हैं उनसे वो प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं, अच्छे तरीके से प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आगे चल के हमें जो कदम लिए गए हैं उसको एक्चुअली और उसको कंप्लीट करना है, पूर्ण करना है, और आगे भी और कदम लेने। एक आखिरी बात जो बताऊंगा, कुछ राज्यों में हमने देखा है जो ये रेवड़ी बांटने की जो कल्चर आई है, इससे हमारे जो मतदाता हैं उसको एक्चुअली उन्हें काफ़ी सतर्क रहना है कि जब रेवड़ी बढ़ती है उससे एक्चुअली अर्थव्यवस्था को उतना अच्छा असर आता नहीं है, रोजगार नहीं बनती है। जैसे और एक उदाहरण से बताता हूँ, मान लीजिए कि आपने 100 रुपया निवेश किया और 100 रुपया निवेश करके आप 95 रुपये उठा रहे हो, तो वो तो अच्छी निवेश हुई नहीं। लेकिन आपने 100 रुपया लगाया और 3-4 साल में आपका 100 रुपया 400 या 500 हो गया, तो वो तो अच्छा निवेश हुआ। तो जब रेवड़ी बढ़ती है तो 100 रुपये के बदले आपको सिर्फ अर्थव्यवस्था को सिर्फ 95 रुपये आते हैं, जबकि जब पूंजी बनती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, तो 100 रुपये लगते हैं और लेकिन 300-400 रुपये अर्थव्यवस्था में जुड़ता है। तो ये हमारे मतदाताओं को समझना बहुत ज़रूरी है कि रेवड़ियों के पीछे एक्चुअली जो है वो चंचलता है उसमें एक्चुअली ना जाएं, लेकिन यदि उन अपने इसमें सुदृढ़ एक अच्छा प्रोग्रेस चाहते हैं तो एक्चुअली जो पूंजी बनती है उस पर एक्चुअली ध्यान दें। आप सुन रहे थे पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम साहब को, जो कि साफ तौर पर कह रहे थे आरेंद्र की कैसे जो स्थितियां हैं वो नियंत्रित हैं। निवेश और खपत का उन्होंने जिक्र किया, साथ ही साथ ये कहा कि हम जो देश की आर्थिक व्यवस्था है वो महामारी से उभर चुकी है अगर उसकी तुलना वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से की जाए तो। बिल्कुल, और कहा कि किस प्रकार से जो विश्व अर्थव्यवस्था है उसमें भी सुधार के संकेत दिख रहे हैं, जिसका फायदा भारत की अर्थव्यवस्था को ही मिलेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं इस खास कार्यक्रम के माध्यम से। लगातार हम आपके साथ बने हुए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस खास चर्चा में स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर रविंद्र वाधवा साहब, क्योंकि हम लगातार टैक्स पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ
धीरेन्द्र साहब भी जुड़े हुए हैं, म्यूचुअल फंड्स में एक्सपर्ट हैं, इन पर भी जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका धीरेन्द्र जी इस खास शो में। बस सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये भी, क्योंकि टैक्स को लेकर क्योंकि कोई नए ऐलान की उम्मीद नहीं है, लेकिन क्या फिर भी जब हम कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में बदलाव की बात करते हैं वो हम उम्मीद कर सकते हैं इस बार के अंतरिम बजट 2024 में? इस बार नहीं तो फाइनल बजट में मुझे पूरी उम्मीदें हैं। कैपिटल गेन्स और टीडीएस ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको लेके बदलाव बहुत टाइम से ओवरड्यू हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम एमएसएमई की बात करते हैं। एक एमएसएमई आपने कैपिटल गेन के बारे में पूछा, कैपिटल गेन भी मैं टच करूंगा, बट टीडीएस उससे ज़्यादा मुझे लगता है एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर है जिसको गवर्नमेंट को टच करना चाहिए। एक एमएसएमई का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो टीडीएस की फॉर्म में उनका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जो रजिस्टर्ड एमएसएमई है जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है उनको थोड़ा सा टीडीएस को लेके थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि एमएसएमई अक्सर वर्किंग कैपिटल को लेके स्ट्रगल करता है। इसी को देखे हम लोगों को देखा जो लास्ट ईयर एक नए सेक्शन के अंदर बदलाव किया गया था, सेक्शन 43B में, जिसमें 45 दिन के अंदर आपको एमएसएमई को पेमेंट करना पड़ेगा। उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि वर्किंग कैपिटल जितना एमएसएमई के हाथ में रहेगा उतनी तेजी से वो अपना टर्नओवर मूव कर सकता है, उतना कम उसकी डिपेंडेंसी बैंक लोन्स के ऊपर होगी। तो इसके साथ साथ टीडीएस, अगर टीडीएस के रेट में थोड़ी सी छूट दी जाती है एमएसएमई को, तो मुझे लग रहा है उसका वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होगा और उसका बिजनेस रन करना इजी होगा। अब हम आते हैं आपके कैपिटल गेन पे। कैपिटल गेन में इतनी अभी कंफ्यूजन है, या मैं कहूँगा इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि एक आम आदमी बिना किसी टैक्स प्रोफेशनल की मदद के वो कैपिटल गेन निकाल ही नहीं सकता है। और कुछ कुछ गैप्स हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जी। अगर आज आपने यूएस स्टॉक मार्केट में ETF के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, इंडियन ETF के इन कंपैरिजन टू ETF जो यूएसए में लिस्टेड है, आपको जानकर हैरानी होगी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो यूएस लिस्टेड ETF पे कम है, इंडियन ETF लिस्टेड पे मुझे अपना नॉर्मल टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके के जो पीरियड ऑफ होल्डिंग को लेके या टैक्स रेट्स को लेके, इंडेक्सेशन बेनिफिट को लेके एक बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है सारे प्रोविजन के बीच में। तो वहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट और ये ओवरड्यू है, गवर्नमेंट को अब इस पे एक्शन लेना चाहिए। जी, हमारे साथ में धीरेन्द्र कुमार जी भी जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी, स्वागत आपका। समझना चाहेंगे क्योंकि अगर हम बीते इस पूरे वित्तीय वर्ष के लिहाज से बात की जाए तो भारत का जो मार्केट है उसने नई ऊंचाइयों को छुआ है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तमाम जो लोग हैं उनको एक किस प्रकार से रिटर्न मिला है उसकी दुनिया भर में एक तरीके से तारीफ हो रही है। आपको लगता है कि ये भी नीतियों का मार्केट के सेंटिमेंट के साथ में एक तालमेल को दिखाता है, और आज के अंतरिम बजट में किस प्रकार के वो प्रावधान या दिशा एक हो सकती है जिससे ये सेंटिमेंट बना रहे और भारतीय बाजार में निवेशक चाहे घरेलू हों या फिर विदेशी निवेशक हों, उन सबका एक विश्वास और ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, क्योंकि संभावना लगातार बताई जा रही है हर दिन अब एक नई ऊंचाई को मार्केट छूता नजर आएगा। धीरेन्द्र जी। जी हाँ, मुझे लगता है कि ये जो बाजार की ऊंचाई है और खासकर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन है, हर महीने हमें जो खबर मिलता है कि SIP का बुक बहुत बड़ा हो गया है, अब 17,000 करोड़ हो गया है, 18,000 करोड़ की तरफ होने वाला है, और हर महीने लगातार इस पैसे का आना है NPS के जरिए, EPFO के जरिए और SIP के जरिए। ये जो सिलसिला है ये काफ़ी खास है और ये बिल्कुल एक सिंप्लीफिकेशन का नतीजा है, बाजार में भरोसे का नतीजा है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा और बहुत छोटा सा कदम ले जो कि बहुत बड़ा साबित होगा कि इस देश में अगर आपको सोना खरीदना हो तो आप 50,000 रुपए का तक का चॉकलेट की तरह जैसे खरीदते हैं वैसे आप जाके खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको निवेश करना हो तो KYC करने के लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। KYC के लिए अलग कंपनियां बनी हुई हैं, वो आपका KYC करती हैं, वो वैलिडेट करती हैं, वो, और अगर वो नहीं हो पाए, अगर आपके नाम में अगर कहीं पे सरनेम या कोई मिडिल नेम में अगर कोई एब्रिविएट हो गया तो आपका KYC नहीं हो पाता है। यहाँ पर एक फाइनेंस सेक्रेटरी का एक प्रपोजल आया था कि अगर किसी का बैंक में खाता है तो उसको KYC की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बैंक का खाता होना ही आपके लिए ये साबित करता है, और ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो प्रावधान है उसको अगर मामूली सा बदलाव किया जाए तो ये संभव है। अगर आपका बैंक का खाता है तो KYC की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन का जो बात है, जो अभी दूसरे वक्ता बोल रहे थे कि जो TDS का प्रावधान है और जो कॉम्प्लिकेशन है जिससे ETF का टैक्सेशन होता है, जिससे डोमेस्टिक ETF का टैक्सेशन होता है, इन चीजों को आसान सरल बनाने की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि निवेशकों के लिए चिंता ये नहीं है कि आपको एक सरप्राइज मिलेगा अगर आप, और ये क्लैरिटी, तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये यहाँ पे टैक्स से लोगों को परेशानी है, लोगों को कॉम्प्लेक्स चीजों से परेशानी है।
और वहां पे लोगों के लिए गलती होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा इस बजट से मुझे उम्मीद है कि ये जी चूंकि इंटरिम बिल्कुल, बजट है टैक्स के मोर्चे तो पर सरलीकरण, जब हम कैपिटल हम गेन टैक्स की बात करते हैं धीरेन्द्र साहब, तो उसकी उम्मीद वित्त मंत्री साहिबा से रहेगी। आपके पास वापस आएंगे, लेकिन बहुत सी अहम खबरें भी हैं जो हमें दर्शकों तक पहुंचानी है। तो आज भारतीय तट रक्षक बल अपना 48वां स्थापना दिवस मना रहा है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स है उस पर लिखा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 48वें स्थापना दिवस पर मैं उनके सभी कर्मियों और कर्मचारियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये प्रधानमंत्री ने अपने भाव इस पर व्यक्त किए हैं। भारत उनकी अटूट सतर्कता और सेवा के लिए उन्हें सलाम करता है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री ने एक तरीके से बधाई दी है 48वें स्थापना दिवस को लेकर। हम सीधे रुख करते हैं मुंबई का, हमारे सहयोगी शिशिर शेलार इस वक्त मौजूद हैं। चले ये तस्वीरें आ रही हैं वित्त मंत्रालय से, जिसकी उम्मीद थी बही खाता वित्त मंत्री साहिबा के हाथ, और ये फॉर्मल फोटो। बिल्कुल आंचल, इसमें कई बदलाव जिसको हम बीते कई वर्षों से देख रहे हैं, क्योंकि पेपरलेस हो गया है। ये डिजिटल बजट है, भारत सरकार की मोहर इस पे दिखाई पड़ रही है, और वो सूटकेस से आज़ादी वाला जिस बजट का एक पूरी बात हुआ करती थी, और ये एक तरीके से लाल पोटली कह सकते हैं वही खाते के तौर पे, लेकिन ये डिजिटल बजट है, पेपरलेस बजट है। डिजिटल भारत की तस्वीर है। वित्त मंत्री, उनके साथ दोनों वित्त राज्य मंत्री, तमाम वित्त मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इस गोपनीय दस्तावेज को बनाने का काम किया है। और उसके बाद में 11 बजे बमुश्किल अब 1 घंटे का वक्त भी नहीं बचा। ये मुस्कान बता रही है वो मेहनत। और देखिए कि जिस महिला उन्मुखी विकास की प्रधानमंत्री हमेशा से बात करते हैं, ये तस्वीर उसकी परिचायक है कि टीम को लीड करती हुई वित्त मंत्री साहिबा। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जिस ब्रीफकेस से आज़ादी मिली है, तो इसी पोटली से और इसी बही खाते से बहुत अहम आर्थिक विकास से जुड़ी योजनाएं हम तक पहुंची हैं। एक सहज संयोग है, मेरे मन में ऐसे ही यूं ही आया, क्योंकि जो तमाम अधिकारी हैं वो ब्लू कोट में नजर आ रहे हैं, और वित्त मंत्री साहिबा भी नीले रंग की साड़ी में नजर आ रही है। ब्लू इकोनॉमी पे ज्यादा जोर हो सकता है, क्योंकि लगातार मोदी सरकार का फोकस भी रहा है, लेकिन निश्चित तौर से जो चेहरे की खुशी हिमाचल जिसका आप जिक्र कर रही हैं, वो दिखाती है कि जो इतने दिन की मेहनत है वो अब इस वक्त इस डिजिटल बजट के तौर पर उनके हाथ में मौजूद है। और ये 11 बजे पिटारा खुलने वाला है। और हलवा सेरेमनी के वक्त हमने देखा था कि वित्त मंत्री साहिबा की यही मुस्कान थी कि जिस हिसाब से इस गोपनीय प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, उसका रिजल्ट अब कुछ ही देर में सबके सामने आने वाला है। अब यहाँ से वित्त मंत्री प्रस्थान करने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए। वहाँ औपचारिक मंजूरी दी जाएगी राष्ट्रपति द्वारा, फिर वापस रुख होगा संसद की तरफ। तो ये आज की सबसे सशक्त तस्वीर, जिसमें वित्त मंत्री साहिबा के हाथ में वो बही खाता, वापसी हमारी उसी संस्कृति के साथ जुड़ती हुई, खास तौर पर जब भी आर्थिक लेखा जोखा जिसकी बात हमेशा कही जाती थी, वो बही खाते से ही शुरू किया जाता था। तो इस बही खाते में कितनी खुशियां हैं, उनका पूरा हिसाब किताब है, और इसी हिसाब किताब का लेखा जोखा अभी कुछ देर में सामने आएगा। हम मुंबई आपको सीधे लिए चल रहे हैं। आर्थिक नगरी मुंबई इस वक्त हॉट स्पॉट में रहेगी। शिशिर शेलार वहां पर कुछ विशिष्ट मेहमानों के साथ जुड़े हैं। शिशिर, ओवर टू यू। बिल्कुल आंचल, आपने सही फरमाया कि इस वक्त अगर निगाहें देखा जाए तो वोटर अकाउंट पर है, और हम बात करेंगे इंडिया आईएनसी से। हालांकि उनकी क्या इससे उम्मीद है, हालांकि वो भी जानते हैं कि वोटर अकाउंट है, लेकिन यही वोटर अकाउंट अगर देखा जाए तो एक स्ट्रक्चर होगा आने वाले बजट का, किस प्रकार से जो है सरकार जो आने वाले दौर में पूरे वित्तीय वर्ष में आगे बढ़ेगी, उसका एक खाका कहीं ना कहीं आज के इस वोटर अकाउंट में हम जरूर देख पाएंगे। इस वक्त हमारे साथ संजय मेहता जी है, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल इंडियन मर्चेंट चेंबर के, और साथ ही साथ हमारे साथ शीतल मैम भी है, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन मर्चेंट चेंबर से। हम दोनों से बात करेंगे। सबसे पहले संजय सर, आपसे बात करेंगे, चूंकि वोटर अकाउंट हम देख पा रहे हैं कि आंकड़े हमने पिछली बार भी देखे थे, काफी अच्छे थे। इस बार क्या उम्मीद है इंडिया आईएनसी की इस बजट को लेकर, खासतौर पर वोटर अकाउंट को लेकर? वोट ऑफ अकाउंट, अगर वोट ऑफ अकाउंट देखा जाए तो कल वित्त मंत्री ने एक बयान दिया था कि इस साल का चुनावी साल है, तो बजट वोट ऑफ अकाउंट ही होगा, और काफ़ी बड़े स्पेक्टिकुलर अनाउंसमेंट की आप अपेक्षा न करें। और एक ये कॉन्फिडेंस दिखाता है हमारे देश की इकोनॉमी के पर गवर्नमेंट का, कि अभी इस बजट में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है जिसकी वजह से एक इकोनॉमी को एक प्रबल बूस्ट दिया जाए। सो मुझे नहीं लगता है कि इस बजट में, अगर इंटरिम बजट है तो मुझे लगता है कि शायद टैक्स स्ट्रक्चर में थोड़ा ट्विकिंग होगा, अगर इंटरिम बजट है तो, क्योंकि इंटरिम बजट रिक्वायर्स डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। वोट ऑफ अकाउंट इज जस्ट पासिंग बाय वोट ऑफ अकाउंट।
तो अगर इंटरिम बजट की जैसा पेश किया जाता है तो उम्मीद है कि हेल्थ में, टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव होगा। लेकिन आपकी उम्मीद क्या है इससे? हालांकि आप चूंकि देख पा रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स है, तो आप एज ए इंडिया एनसी क्या उम्मीद करते हैं इससे? उम्मीद तो करता हूँ कि कुछ इंडस्ट्री पॉलिसी की आवश्यकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आज भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इतना मजबूत नहीं है जितना हम करना चाहते हैं, और अभी भी जो सर्विस सेक्टर है वो कुछ 54-55% है। तो हो सकता है कि आईएमसी को ऐसी उम्मीद है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिले, ऐसा कोई प्रावधान बजट में हो। लेकिन अभी मैंने वित्त मंत्री को बाहर आते हुए देखा और उसके हाथ में जो कस्टमरी लाल पाउच था वो काफ़ी पतला था, तो मुझे नहीं लगता है कि आज उसमें कुछ ज़्यादा घोषणा हो। दरअसल वो डिजिटल एक माध्यम से हम देखते हैं बजट, पहले के एक बड़ा सूटकेस हुआ करता है, लेकिन अब डिजिटल तरीके से वो प्रस्तुत किया जाता है। इस वक्त शीतल मैम मेरे साथ है। मैम, प्रधानमंत्री ने कहा है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए भी खासा जोर दिया जाएगा। पिछली बार बजट में देखा काफ़ी सारे प्रावधान भी किए हैं। आपको इस बार क्या उम्मीद है इस बजट से? ये इंटरिम बजट होते हुए कुछ खास एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मगर फॉर श्योर महिला पे उन्होंने ध्यान दिया है, पहले भी दिया था। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि नारी शक्ति, तो जो वुमेन एम्पावरमेंट है उस पर मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ महत्व देंगे। जहाँ तक के गर्भवती महिलाएं हैं जो काम करती हैं, उनकी मैटरनिटी लीव को लेके, वेलफेयर को लेके, और जो वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला क्षमता, उनके जो स्टार्टअप्स या जैसे कि उद्योगपति है, विमेन उद्योगपति, उनके लिए शायद वो टैक्स रिबेट देंगे। पहले भी रिलैक्स किया था और मेरे हिसाब से अभी भी वो बहुत महत्व देंगे। जहाँ तक बात करें खास तौर पर सर, वी आर मोर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी सर, तो ऐसे में हम इस वक्त बैलेंस स्ट्राइक कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ, और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आने वाला युग है उस पर भी फोकस इस वक्त हम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब बैलेंस हम स्ट्राइक करेंगे तो किन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, खासतौर पर इंडस्ट्री के तौर पर क्या इंटरेस्ट सोचती है इस बारे में? फिर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए स्किलिंग के ऊपर, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल जो लोग ऐसे फियर करते हैं कि वो जॉब लॉस होगा, लेकिन अगर रीस्किलिंग के ऊपर ध्यान दें तो उसकी आवश्यकता ज़्यादा है, क्योंकि एआई इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर और सब जगह पे एडॉप्ट होने वाली है। और इसके लिए जो हमारे पास वर्कफोर्स है, ऑलरेडी 8 मिलियन वर्कफोर्स स्किल्ड वर्कफोर्स है, उससे ज़्यादा की उम्मीद है, क्योंकि ये स्किल्ड वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर में बहुत काम लगेंगे। तो उम्मीद है कि स्किलिंग के लिए ज़्यादा फोकस देना चाहिए, होना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि किस प्रकार से इस वक्त भारत जो है फिस्कल डेफिसिट को मैनेज भी कर रहा है। जी। जो टारगेट हालांकि पिछली बार फिस्कल डेफिसिट कर रहा था, उस पर भारत इस बार अगर देखा जाए वोट ऑन अकाउंट है, तो ऐसे में जो आंकड़े सामने आएंगे वो भी काफी महत्वपूर्ण होंगे। अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो अगर ये भारत के पक्ष में आता है तो फिर किस प्रकार का फ्यूचर, मतलब एक ओवरऑल बजट स्पैन देख पाएंगे आने वाले समय में आप? शिशिर, आने वाले समय में ये शिशिर, इनसे एक चीज़ और कि वित्तीय अनुशासन को हक में रखते हुए कैसे विकास की रफ्तार को आर्थिक गति देंगी वित्त मंत्री साहिबा, ये कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? ये तो अंतरिम बजट है, लेकिन आने वाले पूर्णकालिक बजट के लिए भी। बिल्कुल यही सवाल हम मैम से पूछ रहे थे। मैम, हमने देखा कि एक डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और जिस प्रकार से हमने बात की फाइनेंशियल फिस्कल डेफिसिट को उसको मेंटेन करना तो काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत के लिए, क्योंकि आने वाले समय में कई सारे बिग टिकट प्रोजेक्ट्स अगर कंप्लीट करने हैं तो ऐसे में ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन ज़रूरी है। तो किस प्रकार से आप इसको देखती है? पिछली बार हमने वो अचीव करने का प्रयास किया था, क्या इस बार वो अचीव हो रहा है? जो हालांकि आंकड़े तो जरूर आएंगे सामने। आंकड़े आए या ना आए, हम तो ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ देख रहे हैं, गवर्नमेंट भी ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ देख रही है। फिस्कल डिसिप्लिन पे बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें तो रेवेन्यू जनरेशन और रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग जिसे कहते हैं, आप वेलफेयर पे है स्पेंडिंग, या जो अपने खुद के
मासेस पे है उस पे होगा, बैलेंस होगा, मगर ग्रोथ ओरिएंटेड है। बिकॉज फिस्कल डिफिसिट तो उनका वी आर ऑन द राइट ट्रैक, तो 5.8 है, तो ऑब्वियसली उनका पूरा ध्यान फिस्कल डिसिप्लिन पे है फिलहाल। उसको बिल्कुल, हालांकि तो ये आंकड़ा जो है जिस प्रकार से हमने 5% से ज़्यादा है, तो उसको किस प्रकार से और कम किया जाए फिस्कल डेफिसिट में। और साथ ही साथ जैसे मैम ने कहा कि जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट, लेकिन वेलफेयर स्कीम्स जो है सरकार हालांकि उसमें ज़्यादा तवज्जो देती है अलग अलग माध्यम से, अलग अलग सेक्टर की, फिर चाहे वो महिला सक्षमीकरण की बात करें या फिर एजुकेशन की हम बात करें, हेल्थ सेक्टर की हम बात करें, इन सभी मुद्दों पर हालांकि सरकार ने पिछली बार भी अगर देखा जाए जो उनका एक स्पेंडिंग था, बजट एलोकेशन था, वो बढ़ाया था। इस बार सरकार इस पर किस प्रकार से ध्यान दे रही है, ये भी देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जी अचल। बिल्कुल शिशिर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप लगातार मेहमानों के साथ में संपर्क रखिए, क्योंकि आज बड़ा दिन है और वित्तीय राजधानी के तौर पर मुंबई जाना जाता है, और वहां से मेहमान अर्थव्यवस्था को लेकर, अंतरिम बजट को लेकर किस प्रकार की राय रखते हैं, बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार स्टूडियो में भी बने हुए हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त का जो अपडेट है आंचल, वो भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये अपडेट इस वक्त का वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनकी इस वक्त मुलाकात चल रही होगी। कुछ देर में हमारे पास वो तस्वीरें भी आएंगी, क्योंकि राष्ट्रपति को बजट के बारे में जानकारी देना, उनसे अनुमति लेना, और उसके बाद में फिर वो वापस पहुंचती हैं संसद भवन, जहां पर विशेष कैबिनेट की बैठक होगी, और कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के बाद में लोकसभा में 11 बजे संसद के पटल पर वो अपना भाषण रखेंगी, पढ़ेंगी, और तमाम जो प्रावधान होंगे उसका अंतरिम बजट के माध्यम से जिक्र करेंगी। तो निश्चित तौर से इस वक्त का अपडेट यही है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। तमाम जो लाइव तस्वीरें हैं वो भी, हमारे मेहमानों के साथ विश्लेषण हम लगातार जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं? गाइस, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूं। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। AIC। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, नवीन वाधवा जी, राहुल गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राहुल गुप्ता जी, क्योंकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट के तौर पे आप अपनी राय रख सकते हैं, और महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि हम अगर आम व्यक्ति के नज़रिए से देखें, क्योंकि वो राहत की उम्मीद भी कर रहा है, तो ऐसे में क्या जो राहत की गुंजाइश, क्योंकि जैसे आप मेडिकल पॉलिसी लेते हैं उसके प्रीमियम को लेकर किस प्रकार की रियायत हो सकती है, इस प्रकार के तमाम जो गुंजाइशों की संभावनाएं हैं उसको लेकर आम लोग तरीके से उम्मीद लगाए हुए हैं। आपको लगता है कि इन किन किन जगहों पर गुंजाइश है जहां पर एक आम व्यक्ति को राहत मिल सकती है, और या संभावना उसकी दिखाई पड़ती है? और खासतौर पर बैंकिंग और इंश्योरेंस बहुत अहम रोल निभाता है जब हम अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। राहुल साहब, देखिए, इस समय ऐसा है, आम आदमी और सरकार दोनों एक तरफ हैं, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर है, ब्याज के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए सरकार अपने लोगों को और देश के लोगों को ज़्यादा पैसा हाथ में देना चाहेगी, जिससे इकोनॉमी स्टेबल रहे। और पहले 6 महीने के अंदर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अगर ब्याज नहीं घट रहे हैं अभी इस समय, और 6 महीने बाद घटेंगे, तो उसको देखते हुए बैलेंसिंग करेंगी। तो ये देखते हुए जो डिडक्शन है, जैसे आपने कहा इंश्योरेंस वाली डिडक्शन है, उसमें इजाफा, या फिर आम आदमी के हाथ में ज़्यादा पैसे देने के लिए कोई और कटौती टैक्स के फॉर्म में, बिल्कुल साफ दिखता है कि होगी ही होगी। क्योंकि जो GDP के भी जो कल इकोनॉमिक उसके अंदर आए हैं रिव्यू के अंदर, उसको देखते हुए भी सरकार बैलेंसिंग एक्ट ज़रूर करेगी। तो एक्सपेक्टेशन सरकार के विरुद्ध नहीं है, सरकार को कोई खर्चा करने की कमी वाली हालत नहीं है, सरकार को इकोनॉमिक बूस्ट देना ही है। तो ऐसी सिचुएशन बहुत अच्छी रहती है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, कि इंसान देख सकता है कि जो आप चाह रहे हैं, चाहे वो टैक्स में डिडक्शन हो, चाहे वो स्लैब, फर्स्ट टैक्स स्लैब बढ़ाने की बात हो, या फिर हाईएस्ट टैक्स स्लैब के अंदर 15 लाख से 20 लाख ले जाने की बात हो, इन सब चीज़ों के अंदर बदलाव दिखता ही दिखता है। और सरकार डिस्पोजेबल इनकम
खर्चा करने वाली इनकम पब्लिक के हाथ में बढ़ाएगी, चाहे वो टैक्स के फॉर्म में बढ़ाए, चाहे वो किसान, जेब भारी होगी थोड़ी सी, जेब भारी होगी तो क्रेडिट ऑफटेक होगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे बूस्टर डोज देने की बात कर रहे हैं राहुल जी, तो बूस्टर डोज जब भी बजट की बात होती है तो रोजगार सृजन पर सबकी निगाहें होती हैं। ऐसे में जब हम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की बात करते हैं, क्या खास तौर पर जो सर्विस सेक्टर है उसमें इसका विस्तारीकरण किया जाएगा, और ख़ास तौर पर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है जिसमें हम एग्री स्टार्टअप्स की बात करें, इससे भी जोड़ा जाए ताकि रोजगार सृजन के जो अन्य सनराइज सेक्टर्स हैं उनमें एक नए उगते हुए सूरज को हम देखेंगे। देखिए, PLI स्कीम हुई, सनराइज स्कीम हुई, दोनों का फोकस एक ही बात पे है, नए लोग उद्योग लगाएं। अब इसके लिए सरकार ने 5 साल पहले एक इनकम टैक्स में एक प्रावधान डाला था कि आपको 15% टैक्स देना होगा यदि आप नई मैन्युफैक्चरिंग इकाई लगाते हैं, नई कंपनी लगाते हैं। उस स्कीम का ये आखिरी साल है, मार्च 2024। तो सरकार उसको आगे बढ़ाएगी जिससे एक मैक्रो एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आगे बढ़ती रहे। और जहाँ तक स्पेसिफिक बात है PLI स्कीम की और सनराइज सेक्टर स्कीम की, तो मेरा मानना है PLI स्कीम हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल। सरकार के लिए PLI स्कीम बड़ी सक्सेसफुल रही। उसमें क्या किया सरकार ने, स्पेसिफिक लोगों को बढ़ोतरी दी, एक जनरल ना देने की बजाय जो क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो लोग देश में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको इम्पेटस दिया, उनको प्रोत्साहन दिया जिससे वो और ग्रो करें। चाहे वो GST वापसी देने के फॉर्म में था। PLI स्कीम ऐसा नहीं है कि सरकार किसी को ऐसे ही पैसा दे देती है, सरकार उसको कई रूपों में लोगों को देती है, जैसे परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है। नवीन जी, आपको लगता है कि किस तरीके से PM मोदी लगातार इस बात को कहते हैं कि जो एक करदाता है उसका सम्मान भी ज़रूरी है, क्योंकि अब वो ईमानदारी से जब कर चुका रहा है तो उस तरीके से उसका सम्मान होना चाहिए। और शायद ये एक बड़ी वजह है कि हम टैक्स कलेक्शन में एक बड़ा हर साल एक बढ़ते हुए नंबर्स को देख रहे हैं। आपको लगता है कि टैक्स कलेक्शन के बढ़ते नंबर्स हों, ये भी जो यार ट्रांसपेरेंट पूरी व्यवस्था हो, ये भी कहीं ना कहीं एक आधार बनता दिखाई पड़ रहा है जब हम पूरी इकोनॉमी के बूस्ट की बात करते हैं, तेजी से बढ़ती गति की बात करते हैं, उन सब चीज़ों पर भी एक फोकस सरकार का दिखाई पड़ सकता है? टैक्स पेयर और गवर्नमेंट दोनों ही नेशन बिल्डिंग में पार्टनर की तरह काम करते हैं। टैक्स पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ईमानदारी से टैक्स पे करे, और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस टैक्स को ईमानदारी से देश नेशन बिल्डिंग के लिए खर्चा करे। तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ चीज़ों में बदलाव किया गया है पिछले कई सालों में, चाहे वो कलेक्शन ऑफ टैक्स का जो एक्सपेंडिचर है वो 2-2.5% टैक्स कलेक्शन का हुआ करता था, जो घट के लगभग 1% आ गया। तो गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन में एफिशिएंसी बढ़ी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम लोग रिटर्न फाइलिंग की हम बात करें तो पिछले 6-7 सालों के अंदर 9% CAGR से बढ़ोतरी हो रही है रिटर्न फाइलिंग में, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। तीसरी बात हम लोग अगर ये करें कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके टैक्स रेट्स में और टैक्स पेयर्स के असेसमेंट में कितना चेंज किया गया है। पहले 1.5 से 2% तक असेसमेंट हुआ करता था लोगों की रिटर्न का, जो अब घट के, मुझे कहीं याद है कहीं एक आंकड़ा आया था 0.26% ऑफ टोटल रिटर्न फाइल्ड ही सिर्फ असेसमेंट के लिए चुनी गई थी। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने टैक्स पेयर पे कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि अगर आप ईमानदारी से टैक्स पे कर रही हैं, में अब तब्दील हुई है। अगर आप ईमानदारी से टैक्स पे करें तो हम भी आप पे यकीन करते हैं, हम भी आपकी रिटर्न की स्क्रूटनी नहीं करेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया, मुझे लगता है 2 चीज़ों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है रिटर्न फाइलिंग में और टैक्स कलेक्शन की बढ़ोतरी में। वो एक तो है AIS, जिसको हम लोग एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बोलते हैं, जिसमें आपकी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आपकी सारी TDS की डिटेल आपके AIS में होती है, जो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होकर आपके ITR में आ जाती है, जिससे चांसेस होते हैं कि आपकी एक्चुअल ट्रांजैक्शन और आपकी रिटर्न फाइलिंग के अंदर मिसमैच नहीं होगा, जिससे स्क्रूटनी के चांसेस कम हो जाएंगे, नंबर 1 जी। नंबर 2, लगभग 40 ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जिसपे आज के डेट में TDS कलेक्ट होता है। हालांकि मैं थोड़ा सा पर्सनली उस रेट के अगेंस्ट हूँ कि रेट ज्यादा, उनको थोड़ा सा रेशनलाइज करने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो TDS की वजह से भी जो सरकारों को फुटफॉल मिला है, फुटप्रिंट मिला है कि लोगों की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस क्या है, उससे टैक्स कलेक्शन बढ़ा, उससे रिटर्न फाइलिंग बढ़ा, उससे टैक्स कलेक्शन का जो एक्सपेंडिचर है उसके वो शायद बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, नवीन जी आपका, राहुल जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये कार्यक्रम लगातार हमारा जारी है और कुछ और नए मेहमानों के साथ में हम ये अंतरिम बजट के विश्लेषण को जारी रखेंगे। हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे, हम तमाम अपडेट्स के साथ आपके साथ लौटेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले लो। ब्रेक पर जाने से पहले एक बार देखते हैं आरेंद्र की जो देश का अन्नदाता है, कैसे वो लोगों के चेहरों पर जब मुस्कान लाता है, उसकी क्या उम्मीदें हैं इस अंतरिम बजट 2024 से, आइए आपको सुनवाते हैं। बजट आने वाला है तो PM किसान थोड़ा सा बढ़ा देंगे,
क्योंकि जब पीएम किसान का छोटे किसानों के लिए बहुत अच्छा होता है, बीज खरीदने के लिए और वो खाद खरीदने के लिए सही वक्त पे पीएम किसान का पैसा आता है। किसानों को एक और ज़रूरत है कि जो सौर ऊर्जा को यूनिट बैठता है पीएम मोदी की तरफ से और केंद्रीय गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो बजट बढ़ाया तो हमें छोटे किसानों के लिए अच्छा होगा। सरकार का आम बजट आ रहा है, हमें खुशी है, सरकार किसानों के लिए अच्छा करेगी। हर बार जब भी आम बजट आता है तो किसानों को कई तरीके की सौगातें मिलती है। इस बार भी उम्मीद है कि कृषि ऋण का दायरा बढ़ाने के साथ साथ किसान पीएम सम्मान निधि की राशि बढ़ाने जैसी कई घोषणाएं होने की उम्मीद है। इसके साथ साथ जो परंपरागत युवा है जो काम कर रहे हैं खेती में, लेकिन उनकी ज़मीन वंशजों के नाम उनके नाम नहीं है, तो ऐसे किसानों को जिनके नाम ज़मीन नहीं है उनको भी किसान सम्मान निधि से जोड़ने की सरकार प्रयास करेगी। सरकार का आम बजट आ रहा है, हमें खुशी है, सरकार किसानों के लिए अच्छा करेगी। हर बार जब भी आम बजट आता है तो किसानों को कई तरीके की सौगातें मिलती है। उम्मीद है कि मोदी जी किसानों के लिए अच्छा करेंगे कुछ। और जैसा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था कि किसान सम्मान निधि जो पहले 6,000 हर साल हुआ करती थी वो अभी 12,000 करेंगे, ऐसे मेरे को उम्मीद है। जो सौर ऊर्जा को यूनिट बैठता है पीएम मोदी की तरफ से और केंद्रीय गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो बजट बढ़ाया तो हमें छोटे किसानों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि दुर्गम भाग में बिजली कभी भी नहीं, कभी कभी आती है, रात को आती है। इसलिए हमें वो बजट में सौर ऊर्जा का यूनिट बढ़ाया तो अच्छा होगा। किसान सम्मान निधि है, ये बढ़ाकर कम से कम 25,000 रुपये किसान की जाए, और जो हमारा यूरिया है या और DAP है इन पर सब्सिडी देकर इसको सस्ते से सस्ता किया जाए। सरकार अच्छा काम कर रही है और जनता के हित में ये बजट को करेगी। और गन्ने का पेमेंट भी 14 दिन के अंतराल में करा देगी और कराने का प्रयास भी करा रही है। और गेहूं का मूल्य भी अच्छा तय कर रखा, बढ़िया। और हमें इसके बजट से बहुत बहुत उम्मीद है। सिंचाई हेतु तो बैल चालित कृषि यंत्र और जुताई हेतु ट्रैक्टर के बजाय बैल चालित कृषि यंत्र, और साथ साथ ढुलाई के लिए जो पहले डल्लप बैल चलता था उसको भी चलाने के लिए और बैल से खेती करने के लिए सरकार को अलग से प्रोत्साहन है तो अलग से बजट बनाना चाहिए। ग्रामीण गोदाम बढ़ाया जाए, यंत्रों का लक्ष्य बढ़ा दिया जाए, उसके साथ साथ जैसे खाद और बीज पर सब्सिडी दिया जाए। ये सब चीज़ें हैं जो विशेष ध्यान रखा जाए। बिजली बिल माफ़ होना चाहिए, गन्ने का दाम कम से कम 400 रुपये होना चाहिए, और सम्मान निधि दुगुना होना चाहिए। जो सरकार उर्वरक पर और बीज पर सब्सिडी दे रही है, उस सब्सिडी को बढ़ाया जाए, जिससे हम लोगों की जो लागत है वो कम हो सके, और जब लागत कम लगेगी तो हमको जो है ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। किसान सम्मान निधि बढ़ाई जाए और जांच करा करके जो किसान नहीं पा रहे हैं उनको सब कुछ दिलाया जाए। किसानों के लिए गेहूं का रेट 3,000 रुपया प्रति कुंटल होना चाहिए, और गन्ने का मूल्य जो है 500 रुपया प्रति कुंटल अगर किया जाए तो किसान की लागत आएगी, क्योंकि कृषि जो है वो घाटे का सौदा है। साथ साथ किसान के लिए बिजली और पानी दोनों फ्री होना चाहिए। नए सत्र में जो बजट पेश हो रहा है उसमें किसानों के हित को देखते हुए गन्ने का कम से कम 400 रुपये प्रति कुंटल, किसान सम्मान निधि कम से कम 2 गुना कर देना चाहिए। तो तमाम किसानों की एक मांग, ये लगातार जो हम सुबह चर्चा भी कर रहे थे आरेंद्र की, किस तरह से जो किसान सम्मान निधि योजना है जिसको लिए 6,000 रुपये मिलते हैं किसानों को, उसे बढ़ाया जाए, यानी कि उसके आवंटन में बढ़ोतरी हो। बिल्कुल, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस आएंगे, हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता भी होंगे, इसके अलावा नए मेहमान भी हमारे साथ होंगे, उनसे हम विश्लेषण जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा, और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार,
मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। हमारी खास पेशकश अंतरिम बजट 2024 में हमारे साथ विशिष्ट पैनल जुड़ गया है। नए मेहमानों को हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर NC महेश्वरी साहब स्टूडियो में मौजूद है, मार्केट और आर्थिक एनालिस्ट भी हैं। साथ ही साथ SK जिंदल साहब जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिस्ट, चेयरमैन जिंदल ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए। और साथ ही साथ हमारे साथ नीरज हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, जो लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन में हैं, जहां बजट पेश करने के मंजूरी लेने के बाद वो संसद भवन जाएंगी, जैसा कि हम लगातार सुबह से आपको बता रहे थे, और फिर वहां पर कैबिनेट की बैठक होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। तो नीरज, अंतरिम बजट 2024 आज का बड़ा दिन, अभी औपचारिक मुलाकात चल रही है राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की वित्त मंत्री साहिबा के साथ, और कुछ ही देर बाद वो पहुंचेंगी संसद भवन। मीडिया के तमाम लोग बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं और उसके बाद वित्त मंत्री अंदर चली जाएंगी। चलिए, लगातार यही जानकारी देना चाह रहे थे नीरज कि ये संसद भवन में जब वो वापस आएंगी फिर उसे कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी बजट को, और फिर हमारे सामने 11 बजे उसे पेश किया जाएगा। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। NC महेश्वरी साहब, अभी मार्केट का मूड बहुत अच्छा नज़र आ रहा है और लगातार हम ये मानकर चल रहे थे कि इन 3 दिनों में अच्छी खासी रैली देखी गई, बजट से जुड़े तमाम स्टॉक्स में एक अपटिक देखा गया। आज की अगर बात की जाए तो बजट से ख़ास तौर पर पावर, फार्मा या फिर जहाँ पर भी ज़्यादा खर्च की उम्मीद है, उन सब सेक्टर्स को बहुत उम्मीद है। देखिए, बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली पहले तो ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, जैसे आपने हर बार बताया कि एक इंटरिम बजट है और इसमें पॉलिसी डिसीजन का कुछ ज़्यादा रोल नहीं है, वो माइनर करेक्शंस ही हो सकती हैं। तो ये वोट ऑफ अकाउंट और इंटरिम बजट का एक मिला जुला रूप है। वोट ऑफ अकाउंट में हम खाली विदाउट डिस्कशन यानी वोटिंग करते हैं, तो मुझे लगता है इसमें शायद कुछ प्रोविजंस चेंज होंगे, तो शायद कुछ डिस्कशन होगी, तो ये मे बी इंटरिम बजट, तो इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बजट से नहीं है। लेकिन हमें समझना होगा बजट खाली एक लेखा जोखा नहीं है, ये हमारी अपेक्षा क्या है, हमारी आकांक्षा क्या है और उनमें उपलब्धि क्या हुई, इनको भी दर्शाने का एक तरीका है। अगर हम भारत में कॉन्फिडेंस की बात करें तो कॉन्फिडेंस 2 तरीके से टेंजिबल है। हमने देखा चंद्रयान पे हम पहुंचे, हमारा राम मंदिर बन गया, नई पार्लियामेंट बन गई, लेकिन अगर इसको हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल टर्म्स में भी देखें तो अगर आज जो 1,25,000 करीब रादर एक मिनट पर रुकना चाहेंगे। बजट की जो कॉपी है वो संसद भवन तक पहुंच गई है और ये उसी का इंतजार लगातार हम सब जो बात कर रहे थे आरेंद्र की बही खाते से जो निकल कर सामने आएगा वो यही बजट की कॉपी है, जिसमें लेखा जोखा तो मौजूद है ही और साथ ही साथ तमाम महिला, युवा, किसान की जो आकांक्षाएं हैं वो भी। बिल्कुल, महेश्वरी जी अपनी बात आप पूरी करें। तो मैं ये कह रहा था कि जो भी आज FFI की इन्वेस्टमेंट हुई है जो करीब 1,42,000 करोड़ है, उसमें करीब 45,000 करोड़ पहली बार है कि जो कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इन्वेस्टमेंट हुई है। जब कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट होती है तो इसका मतलब है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी इंडिया की ग्रोथ सक्सेस स्टोरी में बहुत अच्छी तरह से कन्विंस्ड है और वो मान के चल रहे हैं। आज वो टेम्परेरी बेस पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है। आज अगर वो आज किसी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रोजेक्ट पे लगा रही है तो उसको पता है कि आने वाले 3-4-5 साल में इंडिया इकोनॉमी और रोबस्टली ग्रो करेगी और उससे उसको रिटर्न आएगी। तो मतलब ये है कि हमें कैसे अपनी उपलब्धियां आएंगी और किस तरह से हमें इसको दिखाना है। जहाँ तक प्रोसेस की बात है, हम प्रोसेस पे काफ़ी कुछ हो सकता है। अभी करीब 12 करोड़ अकाउंट हमारे पास हैं जिसको हम UCC या KYC के बेस से अगर मान के चलें, अगर डीमेट अकाउंट के बाद से चलें तो भी करीब फिगर 10 करोड़ अकाउंट ऑलमोस्ट है। लेकिन जो कि इंडिया की अगर हम टोटल पॉपुलेशन अंडर 30 की बात करते हैं और अगर हम जापान या इवन USA या किसी और दूसरी कंट्री की बात करते हैं, जो टोटल पार्टिसिपेशन है वो भी अभी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। मुझे चाहिए कि ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में कम से कम 35 करोड़ अकाउंट्स हों और 35 करोड़ अकाउंट्स होने में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है मल्टीपल KYC अथॉरिटीज़। अभी एक मार्केट में अभी जैसे पिछले वक्ता ने बताया कि अगर आप 1 लाख 2 लाख रुपए का शायद गोल्ड खरीदना चाहें तो आप जाइए क्रॉस दी गोल्ड शॉप पे पैसे दीजिए, ले सकते हैं। लेकिन अगर आप 20,000 रुपए के शेयर्स खरीदने चाहें
तो आपको एक बहुत लंबा प्रोसीजर के थ्रू गुजरना पड़ेगा। जैसा CKYC है, CKYC अक्रॉस फाइनेंशियल सेक्टर सेम है, टोटली इंटीग्रेटेड है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्वेस्टर्स को KRA का एक प्रोसेस दोबारा करना चाहते। तो महेश्वर जी, आप जो कह रहे हैं उसका सार ये है कि थोड़ा और सिंप्लीफाइड तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है, शायद एक क्वांटम जंप भी देखने को मिलेगा। इसके जिंदल जी भी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। सर, स्वागत आपका। और समझना चाहेंगे कि इंडस्ट्री के लिहाज से, क्योंकि दुनिया के जो स्थितियां परिस्थितियां उसमें भारत सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब के तरीके से लगातार भारत विकास की ओर आगे जा रहा है। हम एक ट्रस्टेड जो एक पार्टनरशिप है जो पूरी सप्लाई चेन के लिहाज से भारत उसमें तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस पूरे मोमेंटम को आगे बढ़ाए रखने के लिए आज के इंटरिम बजट में हम किस प्रकार की उम्मीद और अपेक्षा कर सकते हैं इंडस्ट्री के नजरिए से? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर हम दिशा तो सही पकड़े हुए हैं और इसकी गति बढ़ानी पड़ेगी और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो चीज़ें खामखां को हमारी कॉस्ट बढ़ाती है, इनएफिशिएंसी लाती हैं, उनको हटाना पड़ेगा हमें। और सिंप्लीफिकेशन करने से ये होगा कि ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल, इंफ्रास्ट्रक्चर में जितना बूस्ट मिलेगा उतना ही ज़्यादा एफिशिएंसी इंडस्ट्री को मिलेगी। जितना फिस्कल डिसिप्लिन में अगर हम ध्यान रखेंगे, जो कि रखा जा रहा है बाकायदा, बहुत ज़रूरी है, तो हमारी कॉस्ट कम रहेगी और पूरे वर्ल्ड को हमारे ऊपर भरोसा बना रहेगा कि ये उसको कंट्रोल कर सकते हैं और डिसिप्लिन के अंदर वो हमारे ऊपर भरोसा ज़्यादा करेंगे। अगर उसमें कमी रह गई तो वो भरोसा हटेगा और हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से जिस तरह से PLI स्कीम है, ये सारी स्कीमें जो हैं जो हमारे व्यापार को बूस्ट करती हैं, उनको बढ़ाना होगा। और उन्हीं को जो हमारा अनुभव रहा है पिछले सालों में, इस बारी जो बजट आ रहा है, देखिए पहले जो मैंने बजट्स देखे हैं काफ़ी नर्वसनेस रहती थी, लेकिन इस समय सरकार का भी कॉन्फिडेंस और पब्लिक का भी कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे लेवल पर है इस बजट को रिसीव करने के लिए। मैं नहीं उम्मीद करता कि कोई कॉम्प्लिसेंट बजट आएगा कि भाई ये तो ऑन अकाउंट है तो इसलिए इसको ऐसे ही हम सिंपल कर देंगे। नहीं, इसमें वो बड़ी डायरेक्शन दिखाएंगे बाकायदा, उसके ऊपर चलेंगे और जुलाई में जो बजट आएगा वो इसी के ऊपर पैच होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। वो किसी मौके को जाने नहीं देंगे और जो उनकी उपलब्धियां इस दौरान में हुई हैं उनको लेकर के साइंटिफिकली वो इस तरह के प्रावधान करेंगे जो हमें बूस्ट देते हैं और जो हमारे बिजनेस को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों चीज़ों को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। देश के अंदर इस तरह का वातावरण लाना कि जो पब्लिक जैसे चाहती है कि उनको सब चीज़ें उपलब्ध हों। ये आपने सर ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कहा कि इकोनॉमी और पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट या स्थिरता बड़ा ज़रूरी है। आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा कारण है कि जो एक स्थिरता है राजनीतिक तौर पे, उसकी वजह से आज देश में नीतियों में एक रूपता दिखाई पड़ती है, कंसिस्टेंसी दिखाई पड़ती है और शायद इसीलिए सामाजिक आर्थिक बदलाव बड़े स्तर पे उसका हम नतीजा या कहा जाए 100% की जो सैचुरेशन पॉइंट की ओर उसकी ओर भी हम बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसके बिना हो नहीं सकता। अगर आप वो चीज़ को, स्थिरता को हटा दें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हटा दें, ये चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते। आज जो हमने अचीव किया है, हमारे देश ने अचीव किया है और पूरे वर्ल्ड में उनका विश्वास इन्हीं चीज़ों से होता है कि पॉलिटिकली और फाइनेंशियली, कमर्शियली ये स्टेबल हैं, तो वो फिर इधर आना चाहते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर इसका है। जिन फैक्टर्स का हम जिक्र कर रहे हैं उस पर एक टेक एनसी महेश्वरी साहब करते हैं। कुछ आंकड़े महेश्वरी साहब मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जैसे जब हम बात कर रहे हैं उन 4 स्तंभों की, सबसे पहला स्तंभ किसान। अब अगर आबादी की बात की है तो 29 करोड़ की आबादी है जिसमें 11 करोड़ सालाना उन पर खर्च किया जाता है। ऐसे में अगर बात हम यहाँ पर करते हैं जो हाशिए पर पड़ा हुआ समाज है, वो 22 करोड़ की आबादी है, उन पर भी जो सामाजिक सरोकार से जुड़ी योजना है उसके खर्च में आवंटन में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ बात की जाए युवाओं की आबादी 36 करोड़ और महिलाएं, जिसे हम आधी आबादी बोलते हैं, और महिला उन्मुखी विकास की बात कर रहे हैं 71 करोड़ की। ऐसे में ये जो 4 स्तंभ हैं, इनमें तमाम जिन योजनाओं का हम जिक्र करें उससे तमाम जो सेक्टर्स इफेक्ट होते हैं उन पर क्या असर पड़ेगा। मसलन अगर हम बात करते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उठाने की तो सीधा असर पड़ता है ऑटो सेक्टर पर, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन का जिक्र कर रहे हैं। ये जो तमाम योजनाएं, कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा इन 4 स्तंभों के लिहाज से?
देखिए, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है कि हम इकोनॉमी में किस तरह से जाना चाहते हैं। जो मिक्स इकोनॉमी का जो प्रारूप हमने अडॉप्ट किया, उसका बेसिक यही था कि जो एक हमारे गैप है, एक हैव नॉट्स में और हैव्स में जो गैप है, उसको कैसे भरा जाए, और उसको भरने के लिए कहीं ना कहीं हमें जो अच्छे हायर इनकम सोर्स हैं उनको टैक्स लगा के उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करके, और हमारे को जो लो तबका है, जो एक मार्जिनल हाशिए पे जिसको हम बोलते हैं, उनके जो लोग हैं, उनको किस तरह से हमें मेन स्ट्रीम में लाया जाए। इसको करने के लिए सरकार ने डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट स्कीम्स चलाई हैं, लेकिन अल्टीमेटली कंसेप्ट यही है कि हमें उन तक पैसा पहुंचाना है। पैसा पहुंचाने के लिए जो सबसे इफेक्टिव था वो डीटीबी था, डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर हो रहे थे उससे लोगों को फायदा लगा, चाहे वो सब्सिडी का पैसा हो, चाहे वो सिलेंडर का पैसा हो, इवन चाहे उनको ऑनर अमाउंट हो जिसको किसान सम्मान निधि है। जब हमें पैसा डायरेक्ट मिलेगा तो उनकी हमें कंजम्पशन जो है, उसको जो बार्गेनिंग पावर है, उसकी जो डिमांड है वो नेचुरली इंक्रीज होगी, और जब वो डिमांड इंक्रीज होगी तो एक पूरा साइकिल है जिसको हम मार्जिनल इफेक्ट कहते हैं, और उसको मार्जिनल इफेक्ट बढ़ने से जो टोटल मल्टीप्लाई होगा इकोनॉमी में वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा सर्कल है। हमें रूरल और जो मार्जिनल कैंडिडेट्स हैं, चाहे किसान हो या लोअर तबका का आर्टिजन्स हो, चाहे काम करने वाले हों, चाहे वर्कर्स हों, उनको सबों को हमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर देनी है। और अगर हमारा जो इकोनॉमिक थ्योरम है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट 7 to 8% मल्टीप्लाइड होता है। इसका मतलब अगर हम 10 रुपये देते हैं तो इकोनॉमी में करीब 70 रुपये का इजाफा होता है। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा चीज़ है और इसको हम प्रयास कर रहे हैं। खाली हमें ये देखना है कि इसको मॉनिटर कैसे किया जाए, और जहां इस व्यवस्था में जहां लीकेज है, सरकार का कंटिन्यूस प्रोसेस रहा है कि लीकेज को कैसे खत्म किया जाए, और उसके ही हमें ध्यान रखना है कि जो है, जो राइट कैंडिडेट है, जो हमारी राइट सब्सिडी जा रही है, वो राइट कैंडिडेट को जाए। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है वर्ड जो सब्सिडी है, इट हैज टू बी चेंज टू इंसेंटिव। इसीलिए वो युवा जो वो मोदी गारंटी वैन है वो लोगों तक पहुंचकर ये सुनिश्चित कर रही है आरेंद्र की तमाम जो योजना है ये सही इंसान तक पहुंचे। और शायद इसी पारदर्शी व्यवस्था की वजह से, जिसका जिक्र महेश्वरी जी कर रहे थे, हिंदुस्तान में लाखों करोड़ रुपयों की बचत हुई है जो गलत तरीके से गलत हाथों में जाते थे, और अब वो सही लोगों तक पहुंचकर देश के लोगों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। और लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर भी आए हैं। एक और ये भी अहम कहीं ना कहीं कई बार सवाल उठता है कि भाई इतनी सब्सिडी सरकार दे रही है, कर्ज तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इन तमाम योजनाओं से जो पैसा आता है वो भी विकास के लिए ही खर्च होता है। ये तमाम आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये वो बजट की कॉपी है। ये अंग्रेजी का संस्करण है जो पटल पर रखा जाएगा, और साथ ही साथ हिंदी का संस्करण भी है, और पेपरलेस बजट है। अब तो ये मोबाइल फोन्स पर भी उपलब्ध रहता है। बिल्कुल, और ये लगातार तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। और जानकारी मिल रही है कि अब से कुछ देर बाद संसद भवन में मोदी सरकार की विशेष कैबिनेट भी होगी, जिसमें आज के अंतरिम बजट को मंजूरी दी जाएगी। उसकी तस्वीरें, उसकी जानकारी भी हम साझा करेंगे। मेहमानों से विश्लेषण भी जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।